अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? क्या हमने अनसर्टन लीड टाइम और अनसर्टन यूजेज को ग्राफिकली देखा था या नहीं देखा था? देख लिया था। मींस मैंने कोई 2-3 ग्राफ बनाए हों जिसके अंदर मैंने कोई ऐसे काम किया हो कि यार ये हमारी यूजेज है, और फिर वहाँ से मैंने आपको सेफ्टी स्टॉक गालबन समझा दिया था ग्राफिकली। ठीक है जी। वहाँ पे था सर्टन डिमांड, एक थी अनसर्टनिटी, वो भी मेरा ख्याल है मैंने डिस्कस कर दी थी कि हाँ, एक थी सर्टन डिमांड जिसके अंदर हम ऐसे ग्राफ लेकर चलते थे कि ये ख़त्म हुआ, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। ये हमारा एक रूटीन का था जहाँ पे हमारी यूजेज और यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम और लीड टाइम ये एक सिमेट्री में थे। और फिर हमने देखा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम यूज़ कर रहे हों और ये हमारा एंडिंग हो तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो भी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है, या ये बहुत लेट कर दे तो भी हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है। पूरा ग्राफिकली हमने समझा था और वहाँ पर समझा था कि सेफ्टी स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए है। अनसर्टन आपका यूजेज हो, अनसर्टन लीड टाइम हो, तो आपका एक तो रीऑर्डर लेवल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो तो सेट करना ज़रूरी होना ही चाहिए। उसके बाद रीऑर्डर लेवल का हमने कहा था कि मैक्सिमम यूजेज आप देखेंगे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और फिर हमने कहा था सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू हम रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एक ये भी बनता है, एक चूंकि रीऑर्डर लेवल का ये फार्मूला है तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज एवरेज लीड टाइम भी पॉसिबल है, आप शॉर्टकट लगा के भी कर सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक भी आ गया। और क्या चीज़ थी जी हमारे पास? और हमने ये कहा था कि जी एवरेज स्टॉक लेवल या एवरेज इन्वेंट्री आपकी Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगी। डन? ये हमने कर लिया था, इसका मतलब है होल्डिंग कॉस्ट भी हमने कर लिया था। ओके, उसके बाद भी ये किया था मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी हमने ग्राफिकली देख लिया था। ठीक है, ग्राफिकल भी देख लिया था, फार्मूला भी देख लिया था। चलें जी, आए जनाब, ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अजम्पशंस क्या क्या हैं, पहले तो ये पढ़नी है। अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब कब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी होती है, ये आपने देखनी है। चलो भाई बात आ जा। नहीं बात मान रहा, चलो नहीं मानता ना सी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अजम्पशन ये होती हैं कि EOQ मॉडल इज वैलिड ओनली एज पर द फॉलोइंग अजम्पशंस। हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी कांस्टेंट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पूरा साल में क्या रहेगी? सेम रहेगी, तब हमारा फार्मूला अप्लाई हो पाएगा। अगर होल्डिंग कॉस्ट के अंदर वेरिएशन है तो फिर वो फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, एक क्वांटिटी बना रहे होते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी एज द स्टॉक इज कंज्यूम्ड एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द पीरियड। ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि जनाब ये थ्रू आउट द पीरियड, जितना भी पीरियड है उसमें कांस्टेंट रेट पे क्या होता रहेगा? कंज्यूम होता रहेगा। ये नहीं होगा कि इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस हो, कभी कैसे हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है। ठीक, या एक वीक में ज़्यादा टाइम ले जाए और अगले वीक में कम टाइम ले जाए, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अजम्पशन है, ठीक है।
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक अजम्पशन है। इस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उन अजम्पशंस के बगैर नहीं कर सकते। कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द पीरियड, पूरा साल। देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल, और क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तब एक लेवल के ऊपर आप सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल होंगे तो फिर हो सकता है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर आपको इकोनॉमी दूसरे लेवल पर मिल रही हो जिसमें डिस्काउंट हो। ठीक, तो हम डिस्काउंट को इग्नोर करके एक हिसाब से क्या करते हैं, EOQ मालूम कर रहे होते हैं। डिमांड फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैन बी प्रिडिक्टेड विद परफेक्ट सर्टेनिटी, उसकी डिमांड और इनपुट आउटपुट आप परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में बैठ जाती है कि आपने EOQ हमेशा डिस्काउंट को इग्नोर करके करना है। ठीक, हालांकि ऐसा जनरली नहीं है, पेपर में भी ऐसा नहीं होता। चंद क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम हो रही है। जरा अज्यूम करते हैं एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा गया है आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगी 5000 यूनिट्स या ज्यादा खरीदने पर। क्या मिलेगा, क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा 5 या ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब है हमारी एक लिमिट है 5000 जिसके ऊपर डिस्काउंट मिलना है। ठीक, इसके ऊपर भी मिलना है, 6000 पर भी मिलना है, 7000 पर भी मिलना है। ठीक, और हमारे पास 2-3 क्वांटिटीज और आ रही हैं, 5000 कर देते हैं, 7000 कर देते हैं, और कहते हैं 4000 और 45। अब ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं, मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम कर ली। क्या कर ली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम कर ली बगैर डिस्काउंट अप्लाई किए। प्राइसेस, मसला, अब मसला है प्राइस के ऊपर। मसला क्या है, प्राइस के ऊपर। अब प्राइस अगर मेरी 250 रुपए है, क्या है, 250 रुपए विदाउट डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के बाद है 220। ये आ गया विद डिस्काउंट, ये है विद आउट डिस्काउंट। डन। अब क्या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मालूम करते हो, और उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट मालूम करते हो? वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, इसके ऊपर। अब अगर 10% इंटरेस्ट कॉस्ट है तो यहां पर क्या होल्डिंग कॉस्ट आएगी, 25, यहां पर क्या आएगी, 22। डन, बात समझ लग रही है? तो अब होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, विदाउट डिस्काउंट डिफरेंट और विद डिस्काउंट डिफरेंट हो जाएगी। अब मैंने इसको साइडलाइन किया, मैंने इसकी बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम कर ली, और वो आई मेरी 4500। एज्यूमिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आई, 4500। अब 5000 के ऊपर डिस्काउंट है, 7000 पर भी है। अब मैं किस किस का कंपैरिजन करूंगा, मुझे देखना यह है कि कौन कौन सा कंपैरिजन मैं करूं, कौन कौन सी क्वांटिटी का कंपैरिजन करूं। अब अगर तो मुझे कहा गया ये 4-5 क्वांटिटीज हैं, इनका कंपैरिजन करो, आओ बताओ। अब अगर मैं कहूं परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ये बताएं क्या इन दोनों लेवल्स पर सेम होगी, बोले सेम होगी, और इन दोनों लेवल पर सेम होगी। इन दोनों पे डिस्काउंट नहीं है, इन दोनों पे डिस्काउंट है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है परचेज कॉस्ट इन दोनों पे सेम है और इन दोनों पर सेम है। डन। नेक्स्ट चीज आ जाएगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब जब प्राइस सेम होती है तो जीतता कौन सा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या दूसरे यूनिट्स? जीतता कौन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जीतती है ना।
तो बाकी तो सारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुकाबले में फारिग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समझ लग रही है जी? तो इसका मतलब है 4000 तो पहले से क्या हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, बेस्ड ऑन द डिसीजन। क्या आपकी बेस्ड ऑन द लॉजिक कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुकाबले में जो सी चीज आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। अच्छा, अब डिस्काउंट में सबसे कम क्वांटिटी जो डिस्काउंट होती है ना, वो नॉर्मली ली जाती है, वो नॉर्मली जीतती है। क्या होती है नॉर्मली, अगर दोनों लेवल्स के ऊपर डिस्काउंट सेम हो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि नॉर्मली आपकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट के मुकाबले में। लॉजिक क्या है जी, होल्डिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट के मुकाबले में। जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। तो ये होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से ये वाली क्वांटिटी जीत जाती है, ये वाली क्वांटिटी फारिग हो जाती है। डन। तो अनलेस एंड अनटिल के ये बहुत नजदीकी हो, 5000 और 5500 का कंपैरिजन या 5000 और 5200 का कंपैरिजन, अगर ये कंपैरिजन ज्यादा का है तो फिर जीतेगा कौन, 5000। तो फिर कंपैरिजन किस किस का होगा, इन दो का। पहली सिचुएशन समझ लग गई जी। अगली सिचुएशन पर आते हैं। अगली सिचुएशन 5000 7000 4000। अब मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम की विद आउट डिस्काउंट करते हुए। क्या करते हुए, विदाउट डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हुए, और मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट किया तो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई 5700। क्या आई, 5700 आ गई। 4000 को साइड पे कर देते हैं, 5000 यहां पे लेते हैं, 4000। अब आप मुझे ये बताएं क्या, और हमारी क्या है लॉजिक, क्या है, डिस्काउंट कब मिलना है, जब 5000 क्वांटिटी डिस्काउंट मिलना है 5000 और ग्रेटर। क्या जी, 5000 और ग्रेटर के ऊपर। डन। अब आप सोच के बताएं क्या ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ठीक कैलकुलेट हुई है या ठीक कैलकुलेट नहीं हुई। ये ठीक कैलकुलेट नहीं हुई। हमने कैसे मालूम किया, विदाउट डिस्काउंट मींस इस होल्डिंग कॉस्ट को सामने रखते हुए, मींस, और इस होल्डिंग कॉस्ट को सामने रखते हुए किया है, और इसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सी शामिल किया, 25। लेकिन जब क्वांटिटी निकली है क्या उसके ऊपर डिस्काउंट है, क्या इन तीनों की प्राइस सेम होगी, बोले जी, क्या इसके ऊपर भी डिस्काउंटेड प्राइस ही लगेगी, बोले जी। तो अब यहां पे आपने कैलकुलेटर पे फाइंड किया और आ गई कौन सी प्राइस, कौन सी लगनी चाहिए, ये वाली। तो फिर जेन्युइनली जब सारे लेवल्स पर एक ही प्राइस लग रही है और उसी लेवल के ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए, रिवाइज कर देना चाहिए कि प्राइस कौन सी अप्लाई होनी है, 22 रुपए। और मैं दोबारा से EOQ फाइंड करूंगा विद माय न्यू प्राइस, और मैं कहूंगा कि यार ये 5700 नहीं बनता, ये 5750 बन रहे हैं यूनिट्स, या 5650 बन रहे हैं, वॉट एवर द कैलकुलेशन इज। अब ये मेरी ठीक वाली क्वांटिटी आ गई। अब 5750 मेरी ठीक वाली क्वांटिटी है, ये बताएं जीतेगा कौन, जीतेगा 4000 पे कोई डिस्काउंट नहीं, इट मींस ये वैसे ही फोत हो गया, क्वांटिटी इससे कम है, ठीक।
और जब एक ही प्राइस अप्लाई हो रही होती है तो तब कौन जीतता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जीतता है। तो फिर आपकी बगैर कैलकुलेशंस किए आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जीतती है, बगैर कैलकुलेशन किए, लॉजिक इस्तेमाल करते हुए। डन? ये आपने माइंडसेट में थोड़ा सा बिठाना है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए कदरे क्या होगी? आसानी होगी जज करने की। ठीक, बाज़ औक़ात एग्जामिनर बहुत आसान सा क्वेश्चन उठा के फेंक के देता है जो जुबानी कलामी सारा काम हो सकता है जिसका, अगर दे दे तो लॉजिकली आपने सोचना है और फिर उसको क्या करता है, अगर ऐसा हो तो चलता करना है थ्रू लॉजिक। अब आए एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। वाजिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करनी है और देखना यह है कि Wajid Limited is a retailer of barrels. The company has an annual demand of 60,000 barrels. The barrel cost 20 each. डॉलर होना है, क्या होना है? डॉलर 120 पैसे। तो प्राइसेस अब बढ़ गई हैं, 120 कर देनी चाहिए और डॉलर हो जानी चाहिए। ऐसे कर दें, जरा लॉजिकली जरा के ऊपर चला जाएगा। फ्रेश सप्लाई जरा रहने देते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाना है, उसके मुताबिक बना हुआ है। Fresh supplies can be obtained immediately with ordering and transportation cost of amounting to ₹1,000 per order. The annual cost of holding one barrel in stock is estimated as ₹12%. A 2% discount is available on order of at least 5,000 barrel and 2.5 discount available if the order quantity is 7500 barrel or above. अब क्वेश्चन के अंदर क्या दो किस्म के डिस्काउंट आ गए? क्या 5,000 के ऊपर प्राइस डिफरेंट होगी, 7,500 के ऊपर डिफरेंट होगी? तो इसका मतलब है 5,000 को भी कंपैरिजन में लाना पड़ेगा, 7,500 को भी कंपैरिजन में लेकर आना पड़ेगा। आप कंपैरिजन से आउट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस क्या है, दोनों लेवल्स के ऊपर डिफरेंट है। डन? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, एक की प्राइस कुछ और, दूसरे की प्राइस कुछ और। अच्छा, डिटरमिन इफ द इट वुड चेंज दी ऑर्डर साइज। क्या हम EOQ पर आ जाएंगी जिसमें डिस्काउंट नहीं अप्लाई हो रहा होगा? पहले इग्नोरिंग डिस्काउंट मालूम करेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट अप्लाई हो रहा होगा तो फिर क्या करोगे? उसको सही वाली दूसरी प्राइस के ऊपर ले जाओगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया। डन? अच्छा जी, अब if quantity order is 7500 barrel or above, calculate EOQ ignoring the discount। चलें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं which option is best। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ 2COD/CH 2 into ordering cost into annual demand डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अम्मी को तो बताया होगा ना कि ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, बताया था ना आपने बेटा जाकर? नहीं, अम्मी को बताया था ना पूपा होता है, पर यूनिट पर एनम होता है। नहीं बताया था अम्मी को? अम्मी से मार नहीं खाई यानी कि अच्छी बात है, बात ही नहीं की है बस। ठीक है जनाब, मर्जी है आपकी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 पर ऑर्डर और 2 into 1000। एनुअल डिमांड 60,000 यूनिट्स की है, डिवाइडेड बाय 12 ज़रब क्यों करेंगे? एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल इज एस्टिमेटेड 12। हाँ, तो कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम मालूम करनी होती है ना। तो बैरल होना है ना, यूनिट होना है ना। करो कि यूनिट चेंज हो जाते, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज हो जाते, असी पता नहीं बैरल पता नहीं केड़ी शय आ गई है। समझ लगी है? पर यूनिट या पर बैच या पर जोड़ा, जो सी भी चीज दी होगी वो लेनी है। अगर पर पेयर भी हो सकता है, जुराबें मेंटेन करनी है, वो पेयर के हिसाब से चलता है।
हैं, कैंची वो भी पेयर के हिसाब से होती हैं। पेयर ऑफ सीजर्स, हाँ हो सकता है कि डिपेंड करता है पेयर्स के हिसाब से। तकसीम 12 आ जाएगा बेटा। अब यूनिट्स कितने आए? 3162। अब 3162 ऐसे यूनिट्स हैं जिनके ऊपर डिस्काउंट नहीं है, ठीक है जी। अब इनके ऊपर डिस्काउंट नहीं है, अगर यही 5162 आते तो फिर क्या होना था? फिर 5000 वाले क्वांटिटी फौत हो जानी थी। कौन कौन सी क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है आपने? 7500, इसके ऊपर कितना डिस्काउंट है? 2.5%। एक है 5000, इनके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 2%। एक क्वांटिटी आई है 3162 जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इस पर डिस्काउंट नहीं है। इट मीन आपको तीनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये आंसर 3162 की बजाय 5162 आता तो फिर क्या होना था? फिर क्या हो जानी थी? 5000 वाली वैसी फौत हो जानी थी, क्योंकि 5000 के ऊपर भी 5162 के ऊपर भी क्वांटिटी क्या आनी थी? सेम आनी थी। तो 5162 ने ऑटोमेटिकली जीत जाना था, हमने 5000 को वैसे ही खुले लाइन लगा देना था जी। हाँ जी, ईओक्यू से नीचे वाले हो, ईओक्यू से ज्यादा वाले हो, अगर सेम प्राइस अप्लाई हो रही है उस बाकी सब में क्या हो जाना है? फौत हो जाना है वहीं पे। सेम प्राइस अप्लाई हो रही है। यस यस, समझ लग गई? बात समझ लग रही है? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं। बोल क्या रहा हूं? सेम प्राइस अप्लाई हो रही होगी तमाम लेवल्स पर, तो जीतेगा कौन? ईओक्यू वाली क्वांटिटी, चाहे उससे कम वाली हो चाहे उससे ज्यादा वाली हो, अगर प्राइस सेम अप्लाई हो रही है तो। अब यहां पर मैंने एक बोला, अब यहां पे 3162 आई है, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है, इस पे 2% डिस्काउंट मिल रहा है, इस पर 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है तीनों लेवल्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। तीनों लेवल्स पर प्राइस क्या है? डिफरेंट है, लिहाजा सबकी वर्किंग्स करना पड़ेंगी। चलें जी, अब बच्चों एक है शॉर्टकट लगाना, क्या है? एक है शॉर्टकट लगाना और एक है जरा सा हल्का सा तहम्मुल मिजाजी से काम कर देना, उसमें भी शॉर्टकट लग जाता है। तहम्मुल मिजाजी से ये है कि जो प्राइस दी हुई है, क्या प्राइस दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 20 रुपए दी हुई है। क्या दी हुई है? 20 रुपए ईच बैरल दी हुई है। तो हम इनकी 2% डिस्काउंट पर और 2.5% पे प्राइसेस अलग-अलग निकाल लें, ठीक है जी। तो प्राइसेस अगर हम अलग-अलग निकाल लेना कि नॉर्मल प्राइस है आपकी 20 पर बैरल, 2% डिस्काउंट के साथ 20 के ऊपर 1 माइनस 0.02 यानी 98% इंटू 0.98 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? 19.6 और 2.5% पर 20 इंटू 1 माइनस 0.025 0.975 19.5। अगर आप ये चीज निकाल लेंगे ना तो चांसेस ये होते हैं कि बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट अगर मालूम करनी होगी ना तो आप आसानी से मालूम कर लेंगे हर लेवल पर। होल्डिंग कॉस्ट बाज़ का हर लेवल पर डिफरेंट मिलेगी आप। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी गई है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एक कोई है, ये हालांकि एक नहीं हो सकती जेन्युइनली। चलें जी, परचेज कॉस्ट एक चीज ये मालूम करनी है, दूसरी चीज आपको मालूम करनी है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरी चीज आपको मालूम करनी है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। फार्मूला डी इंटू प्राइस, एनुअल डिमांड इंटू
प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट COD/Q, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री लेवल। सेफ्टी स्टॉक तो नहीं है ना क्वेश्चन में, कोई सेफ्टी स्टॉक तो नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है सेफ्टी स्टॉक वाली कहानी। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डिमांड मेरी 60,000 है, इनटू प्राइस मेरी 20 रुपये लगनी है पहले लेवल पर, 60,000 के ऊपर 19.6 लगनी है दूसरे पर, और 60,000 के ऊपर 19.5 लगनी है तीसरे लेवल पर। पहले का आ गया 12 लाख, 11,76,000, 11,70,000। अच्छा, अगर आप ये चीज मालूम नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, तो फिर जरा सा ना लेंथी आंसर हो जाता है यहां पर ही। फिर 60,000 ज़रब 20 ज़रब 0.98 हो रहा होगा, 60,000 ज़रब 20 ज़रब 0.975 हो रहा होगा। ठीक, ये लॉजिक से जरा सा हट जाता है, आप क्वांटिटी इनटू रेट की लॉजिक से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं। इसलिए मेरे नजदीक यहां पर आपको शॉर्टकट नहीं लगाने चाहिए। रीजन, एक चीज, एक तो आपने प्राइस तो मालूम कर ली, लेकिन अगर इस प्राइस के ऊपर ये चीज आनी है ना इंटरेस्ट कॉस्ट, तो फिर से मसला होना है, फिर से कैलकुलेट करनी ही पड़नी है वंस अगेन, या फिर यहां पे भी शॉर्टकट्स लगा रहे होगे। और जितने हम इस किस्म के उल्टे सीधे शॉर्टकट से बच जाए ना, मेरे नजदीक उतनी पेपर में आसानी हो जाती है, उसको खुद अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। मैं खुद शॉर्टकट्स का बहुत हामी हूं कि टाइम आपको बचाना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ बचाना है। ये ना हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही दरमियान में क्या होती हो, वो गायब हो जाए और फिर आप क्वेश्चन को अच्छा टैकल ना कर पाए, वो बेवकूफ़ी है मेरे नज़दीक। तो लिहाजा थोड़ा बहुत जहाँ कहीं पे प्राइसेस वगैरह होती हैं उसे ना दरमियान वाले स्टेप के ऊपर कैलकुलेट कर दिया करें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको। डन, आगे बढ़ें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है जी, 1,000 है, 1,000 सिर्फ एनुअल डिमांड है 60,000 तकसीम ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पर हम क्या बोल देते हैं, ए ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय ए, 18,987, 12,000, 8,000। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 रुपये है, हालांकि वो डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि प्राइस डिफरेंट है, इंटरेस्ट डिफरेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही बताई हुई है हमें, क्वांटिटी हमारी ए में बताई हुई है, तकसीम 2, 61,200 मैं नहीं मानता, उन्हें 18,987 होना चाहिए। चेक कर लो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत बताया आपने। 31,620 हैं? ये वाली, ये ये सही है, नीचे वाला सर, हाँ 31,620 देख लेना। सही है, देखिए 20 मल्टीप्लाई और 20 नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, 20 नहीं होगा। होल्डिंग कॉस्ट 12 है यार, 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जी वो इतना तो फर्क आ सकता है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस तो आ सकता है, 18,972। तो ये राउंडिंग ऑफ का 10-15 रुपए का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होता है। ये 61,62 कुछ आ रही थी आपके पास, क्वांटिटी पॉइंट्स में आ रही थी, जब आपने उसे राउंड ऑफ किया तो फिर ये यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा आएगा। आगे 30,000 आ रहा है, हाँ आगे तो हो सकता है 45,000।
तो ये आपका एक चेक हो सकता है कि आपने क्वांटिटी को चेक करना है, देखना है। गलती आप खुद पकड़ सकते हैं अपनी। टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी कॉस्ट सबसे कम है। टोटल बन जाएगा, ये 12 लाख लिखा हुआ है, ये 12,37,900,959 11,76 12,18,000 12,18,000 11,70 12,23,000. So what should we do? Should we continue to opt economic order quantity? Should we take 2% discount or should we take 2.5% discount? 2% discount, ये आप डिसाइड करेंगे। एक लेमैन क्या करेगा? लेमैन बिल्कुल आम आदमी क्या करेगा? जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन कॉन्सेप्ट्स को कि मुझे सारी चीज़ें कंपेयर करके फिर डिसीजन करना है, वो किस तरफ जाएगा? वो कहेगा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, मैं उस पास से जाऊँ। आप कहाँ पे डिसीजन कर रहे हैं? नहीं, ये वाली चीज़ है, ये आपको सबसे कम कॉस्ट कर रही है। ठीक है, आप सारी चीज़ों को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को, होल्डिंग कॉस्ट को और बाकी सारी चीज़ों को कंपैरिजन में लेकर आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट को सामने रख कर देखेंगे। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहनी है, आप बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे? सामने रख कर देखेंगे कि जनाब मुझे कौन सी कॉस्ट में सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है। और एक आम आदमी, एक लेमैन क्या करेगा? वो कहेगा ज़्यादा डिस्काउंट किस पर मिल रहा है। वो इधर तो 6,000 बचा लेगा, लेकिन इधर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट बियर करेगा और ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट बियर करके अपना क्या कर लेगा? नुकसान कर लेगा। डन हो गया? तो आपका डिसीजन है 5,000 यूनिट्स विद 2% डिस्काउंट। आपका डिसीजन फिर चेंज हुआ, यहां से शिफ्ट होंगे, यहां पे होंगे ना? ठीक है, आगे बढ़े। नहीं ना, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं है आपको इंशाल्लाह। क्या करनी लगा के यार, बस ठीक है ना यार। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन, Dow Limited was component of Z11. In its construction process, the company has a demand of 90,000 components per annum. Demand कितनी है जी? 90,000. Annual cost of holding one component in inventory is estimated to be 6.5. A 0.5% discount is available on order of the at least 5,000 components, and 0.75 discount is available if the order quantity is 8,000 component or above. Calculate the optimum order quantity. क्या सेम क्वेश्चन है? क्वेश्चन सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, लिहाजा मैं नहीं करवा रहा। तो क्या होगा? खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी, आपस में मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़े।
क्या हमने सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना? सर ये हाँ वो पढ़ लेता, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा है हमने, कुछ नहीं होता यार, इसको विद डिस्काउंट के साथ करने हैं या विदाउट डिस्काउंट के साथ? मैंने अभी क्या किया, विदाउट डिस्काउंट के साथ। तो कैलकुलेशन तो विदाउट डिस्काउंट ही करनी है। चलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो निकाल के बताओ ना, करवा देते हैं। और बताओ, आप लोगों की फरमाइश पे करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है हमारे पास The company has a demand of 90,000 components, cost no each, delivery and ordering cost mounted to ₹1,000 per order, annual cost of holding one component inventory is estimated to be 6.5. मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आएगी? 2 into ordering cost into 90,000 units divided by annual cost of holding 6.5. 5262 क्या आ गया जनाब? 5262 बस क्या आया? 5262 हाँ 5262 यूनिट्स। और ये वर्किंग करनी है? सब्र करो, करनी पड़ेगी ना। अब आप आ जाओ नहीं सर, उन्होंने सिर्फ यही पूछा हुआ ऑप्टिमम ऑर्डर बेटा। ऑप्टिमम कौन सी होती है बेटा? उन तीनों में से देखोगे ना। ऑप्टिमम का ये मतलब नहीं है कि बस EOQ फाइंड कर दो और कहानी खत्म हो जाए। तीनों लेवल्स के ऊपर क्या है, डिफरेंट है। अब आप आए जनाब इज्जत माब, कौन कौन से यूनिट्स हैं, डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है? 5000 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स पे? 5000 कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। और क्वांटिटी मेरी क्या आई है? 5262। और तीसरा क्या चीज है? 8000 कंपोनेंट। 8000। अब बताएं क्या 5262 के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा होगा? यस सर, इसके ऊपर भी मिलेगा। तो इन दोनों में से फौत कौन हो जाएगा? 5000 क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। फौत हो जाएगा। यस फारेग। अब क्या करेंगे? तू तो भाई गया, तुझे तो कंपैरिजन में लेकर ही नहीं आना। ठीक है जनाब, तुम तो छुट्टी करो खैर से पहले से ही। इसके ऊपर भी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है EOQ, इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलना है। कितने? 2% है ना, 0.5 है। ठीक है, 0.5% डिस्काउंट। और इसके ऊपर 0.75%। अब इसके ऊपर कितना है? इसके ऊपर भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। तो ये दोनों की प्राइस क्या बनेगी? सेम बनेगी। डन। और इसकी प्राइस बस डिफरेंट होगी। तो लिहाजा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर भी डिस्काउंट आ सकता है। ये लिख लें अपने पास। वो क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर डिस्काउंट लग रहा हो। तो हमारी नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है और डिस्काउंटेड प्राइसेस कितनी है? नॉर्मल आपकी है 9 रुपीस और डिस्काउंटेड 9 into 1 minus 0.5%। 0.005 लिखेंगे, 2 दफा 0 लगाएंगे, 8.95। और डिस्काउंटेड प्राइस 9 into 1 minus 0.75%, 8.9325 जी, 8.955। यार ये चेक कर ले लीजिएगा, ये बच्चा सही बता रहा है ना? आई एम इन डाउट। ठीक है जी। अब बताएं, मेरे पास प्राइसेस आ चुकी हुई हैं। एनुअल डिमांड मेरी D इंटू प्राइस है। एनुअल डिमांड है हमारी 90,000 यूनिट्स इंटू 8.955 लगेगा एक दफ़ा इसके ऊपर, और 90,000 यूनिट्स के ऊपर 8.9325 लगेगा, 85,950। यार आपकी मेहरबानी होगी,
90,000 ضرب 8 कैसे 85,000 आ सकता है? मैं पहले बोल रहा हूं यार, मुझे डाउट है इस बच्चे के ऊपर। ये 7 80 59 50 80 39 25 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1000, एनुअल डिमांड 90,000, क्वांटिटी हमारी ए में मौजूद है। 5265 से करेंगे और 8000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 17,104, 90,000 तकसीम 8 11,250। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6.5 इनटू क्वांटिटी ए है डिवाइड बाय 2, 5,262 तकसीम 2, 17,102। ये दोनों आपस में मैच हो गए, 2 रुपए का डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। हमारी इस क्वांटिटी 26,000, टोटल हमारा आ जाएगा 84,0156, 84,1175। जी, मुझे क्या शिफ्ट करना चाहिए अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से 8,000 यूनिट के ऊपर और मजीद डिस्काउंट लेना चाहिए। लिहाजा हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? 5,162 यूनिट ही हमारे क्या होने चाहिए? ऑर्डर साइज होना चाहिए 262। नो चेंज इन दी क्वांटिटी, हम कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं लेंगे। यस, या क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है? मिनिमल है। और 5,000 के ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वो डेफिनेटली इससे क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। हैं? किससे ऊपर? सब। अगर वो कहता कि डिस्काउंट मिलेगा ही सिर्फ 0.5% ऑन ऑल लेवल्स अबव 5,000, तब 5,000 भी फौत हो जाना था, 8,000 भी फौत हो जाना था पहले नंबर पर ही। क्या? 5,000 और अबव लिखा होता तो अगर चले अगर लिखा होता 5,100 से अबव, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज डिस्काउंट है ही नहीं, एक चीज के ऊपर डिस्काउंट है ही नहीं, तो ये बताएं वो जीतेगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसके ऊपर डिस्काउंट है, सोचकर बताएं। एक चीज के ऊपर डिस्काउंट है ही नहीं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई उससे भी ज्यादा जिसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाना है, तो जीतेगी वो? नहीं, वो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से नीचे वाले तो सारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे? फौत हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा वाले भी फारिग हो जाएंगे अगर सेम डिस्काउंट अप्लाई हो रहा होगा। तो आप कर देख लें, ये चीजें सेम रहेंगी। प्राइस यही वाली रख देता हूं तो 803 से बढ़ गई ना, पहले ही ज्यादा है। 803 से ये भी 805 बन जाएगी ना, फिर भी फारिग होगी ना, फिर तो फौरी तौर पे फारिग होगी क्योंकि दोनों की प्राइस क्या है? सेम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जीत जाएगी अगर इससे कम हो या ज्यादा हो प्राइस, लेकिन प्राइस सेम लग रही हो। जो भी आएगी मारी जाएगी प्रोवाइडेड प्राइस सेम आ रही हो। लिख लें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी मारी जाएगी प्रोवाइडेड
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम वाली प्राइस, कम वाली क्वांटिटी तो वैसे ही मारी जाएगी, वैसे ही मारी जाएगी। ज्यादा वाली भी मारी जाएगी, मारी जाएगी अगर उसकी प्राइस और ईओक्यू वाले लेवल पर प्राइस सेम होगी। नहीं, हमेशा नहीं, इससे पिछले क्वेश्चन में तो नहीं ये जीती ना, क्योंकि डिस्काउंट था, इससे ऊपर वाली यूनिट के ऊपर क्या था, डिस्काउंट था, ठीक। उनकी प्राइस और यूक्यू वाले की प्राइस डिफरेंट थी। अब प्राइस यहां पर इन दोनों की सेम थी तो ये वाली मारी गई। प्राइस अगर सेम हो, इसके मुकाबले में जो भी आए वो मारी, हाँ जी, मारी जाएगी, उसी लेवल की प्राइस मारी जाएगी, उसी लेवल की प्राइस वाली सारी चीजें क्या आ जाएंगी, मारी जाएंगी। छुट्टी दे दूं, बोर हो रहे हो, पढ़ा दूं, कहना पढ़ाऊं, चाहते हो कि जी टाइम पे कोर्स कवर हो जाए और अच्छे वाला कोर्स कवर हो, कॉन्सेप्चुअली हो, तो फिर अपने आप को बूस्ट अप करो ना। अगला ऐलान आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, ईद के बाद एक और मिड टर्म लूंगा आप लोगों का। क्या लूंगा? ईद के बाद एक और मिड टर्म लूंगा। हाँ हाँ, फौरन बात, तो आपके पास इतने दिन होंगे या 7-8 छुट्टियां खाम में दे दी गई हैं। मेरा चीता बच्चा, नहीं बस सीएमए की बुक ले जाना, एक रजिस्टर ले जाना, कहानी खत्म। तो हाँ, तो ये भी अब R2 का काम करना है, सीएमए का नहीं करना। वो बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे ना। तुम नहीं, अब मैंने सरप्राइज पहले ले लिया था ना, अब मैं सरप्राइज नहीं, अब ईद के बाद दूंगा आपको, बहुत एम्पल टाइम दे रहा हूँ रिवाइज करने के। ठीक है जी, मिलता जुलता होगा टेस्ट, ये भी बता देता हूँ। चलो, हैं इसी ईद पे भाई ने कसाई बनना है और खावा भी इसी ने खाना है, तो बेटा ईद के वाले दिन पढ़ने का कोई भी नहीं कह रहा हूँ। नो, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध पढ़ को पढ़ने का कह रहा हूँ, जुमेरात को पढ़ने का नहीं कह रहा, जुमे को पढ़ने का नहीं कह रहा, हफ्ता इतवार फिर से पढ़ लेना। नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी ना, तो मैंने हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध तो पढ़ने का नहीं कह रहा, 5 दिन पढ़ने का नहीं कह रहा। ठीक है जी, हाँ, नमाज पढ़ के वैसे ऐसी वैसे ही कपड़े भी जड़ा कहने तंग देने ने, ते जड़ा है ना घर वाली टी शर्ट ते उन्हें आ जाना, या जीन्स के विच तुसीं शिफ्ट हो जाना। ठीक है ना, लहू लुहान हो जाना है आपने। तो कोई सुबह के वक्त कर रहा होता है, कोई दोपहर के वक्त, कोई शाम के वक्त, कोई अगले दिन। तो बहरहाल गेट टुगेदर्स वगैरह ये वो होता है, 2 दिन आपके बिल्कुल ही मनाएं। मैंने कुछ कहा नहीं कहा, कार्टून देखें बेशक, ठीक है ना। तो जो भी है, आप घर में बैठ के आराम से इन छुट्टियों को क्या करें, कैपिटलाइज करें। दिस इज अ थिंग। वो स्टूडेंट जो छुट्टियां मिलती हैं और उनको कैपिटलाइज करता है ना, वो स्टूडेंट फायदे में रहता है। वो जाके आगे जाके पेपर के नज़दीक जो होता है वो गड़बड़ में नहीं आता। उसकी एक अच्छी सी उसको रिवीजन मिलती है, एक अच्छी रिवीजन, एक हेल्दी रिवीजन। 7 डेज आपको पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं, छुट्टियां 9 छुट्टियां मिल रही हैं, उनमें से 7 दिन कैपिटलाइज करो यार। घर जाके नहीं पढ़ा जाता। हाँ तो बेटा जानी, तो फिर बात ये है कि जी घर जाके भी लोग पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं। कमिटमेंट नीड्स, यू नीड अ कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट की जरूरत है कि आपने कर कर दिखाना है। इस दफा घर जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा अगर छुट्टियां 2-3 हो, लेकिन अगर छुट्टियां ज्यादा हैं, अलहदा हो जाएं, घर वालों को मैं पढ़ने आया हूं। क्या आया हूं?
मैं पढ़ने आया हूं, वहां पे पढ़ने नहीं देते टीचर। टीचर कहते हैं हमारा काम करो, दूसरा टीचर कहता है हमारा काम करो, तीसरा टीचर कहता है हमारा काम करो। अब मैं सबका काम करूंगा और मर्जी मेरी होगी, कम करूं ज्यादा करूं, मेरी कौन सी चीज वीक है, कौन सी चीज कम वीक है, लेकिन काम करें, सब सब्जेक्ट्स का काम करें। 2-2 दिन सबको दे सकते हैं आप। 3 सब्जेक्ट हैं तो आराम से 2-2 दिन सबको दे सकते हैं, और 2 दिन में फुल फ्लैज 12-12 घंटे 24 घंटे अगर आप पढ़ें एक सब्जेक्ट को, तो एक बहुत अच्छी सी रिवीजन हो सकती है। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे एक दिन के। सोच लें कि आपको क्या करना है, तो काइंडली क्या करना है, आपने अच्छा सा पढ़ना है, इन छुट्टियों को कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। दोस्तों यारों के अंदर नहीं जाना, दोस्तों यारों ने सीए नहीं करना ना, आपको करने देना है, ठीक है? तो बस सीए में आए, दोस्तियां यारियां खत्म। क्या काम है? छुट्टियां यूज करें। ईद के 2 दिन दोस्तों यारों के लिए भी रखें, अपने घर वालों के लिए भी रखें, सब फैमिली के लिए भी रखें, गेट टुगेदर भी करें, खूब खाएं पिए भी। बस इतना खाएं पिए कि जो पेट बर्दाश्त कर सके, ठीक है? ये ना हो 2 दिन बाद आपका पेट भी छुट कर रहा हो और आप भी लम्हे पड़े हो। तो एक हद तक रह के खाना अच्छा होता है। म्याना रवि बहुत अच्छी होती है। आ जाए जनाब। अनसर्टन यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। रिकॉर्ड अहमद लिमिटेड ऑफ प्रीवियस ईयर शोज फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू इट्स रॉ मटेरियल, मिनिमम यूजेज। ये क्या लिखी हुई है? लीड टाइम डेज में है, और ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? डेली। कोई फर्क नहीं होता बेटा, लाइक विद लाइक चलना है। क्या चलना है? लाइक विद लाइक चलना है। चलें, मैं इस क्वेश्चन को जरा गड़बड़ में चाहता हूं। क्या करता हूं? इसके साथ क्या करता हूं? गड़बड़। पहले सिंपल करवा दें। अच्छा, पहले सिंपल करवा देते हैं, फिर हाँ ये पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब डेली यूजेज है, लीड टाइम किस में होना चाहिए? डेज में। मालूम क्या करना है? रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक, दोनों इजी हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं। आपने गौर से देखना है, क्या 2-3 मुख्तलिफ लेवल्स दिए हुए हैं? अगर 2-3 मुख्तलिफ चीजें दी हुई हैं, यूजेज के अंदर फर्क है या लीड टाइम में फर्क है, इन एनी ऑफ दीज, इट मींस यू हैव अनसर्टेन डिमांड और अनसर्टेन लीड टाइम। क्या है जी? आपका या अनसर्टेन डिमांड है या अनसर्टेन लीड टाइम है, या दोनों ही अनसर्टेन है। क्या बोल रहा हूं? अगर मुख्तलिफ लेवल्स दिए हुए हैं यूजेज के, तो अनसर्टेन डिमांड, और अगर मुख्तलिफ लेवल्स दिए हुए हैं लीड टाइम के, तो अनसर्टेन लीड टाइम। और अगर अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब है कि आपका रीऑर्डर लेवल जाना चाहिए मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम पर। आपका फार्मूला हो गया रीऑर्डर लेवल अनसर्टन है, आपका ये विद अनसर्टन है जी, अनसर्टनिटी है। आपका मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम, ये फार्मूला बनता है। मैक्सिमम यूजेज पर डे है 150। आप ऐसे लिखा करें, ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर डे ऐसे लिख देता हूं, पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 12 डेज, ठीक है जी, यूनिट्स। आंसर क्या आएगा आपका? ये डे से कट जाएगा और आंसर किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। क्या? तेरी मेहरबानी होगी यार, एस बच गया बीच में, यूनिट्स आ जाएगा ना। हाँ, तो वो इधर भी है वैसे एस, तो यूनिट्स के एस केयर कर लेना उसे। 180 1800 यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा? रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक आपका आता है
रीऑर्डर लेवल, ये मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, या फिर मल्टीप्लाई कर दें, रीऑर्डर लेवल 1800 आ गया माइनस एवरेज यूजेज कितना है जी 120 इंटू 10 1200, और आपका सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा 600। ले एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। मैंने कितने वर्ड्स चेंज किए बेटा? कितने चेंज किए? आंसर क्या होगा? जमीन आसमान का फर्क आएगा। क्या लिखा हुआ है जी? और स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट ये करेगा, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, वो जल्दी जल्दी ठपा ठप आंसर देगा, वो यही वाले आंसर निकालेगा। हो गया, हो ये फार्मूला, हो यस हो गया। ठीक है जनाब, मैंने वर्ड चेंज किया है यहां पे, लीड टाइम इन वीक्स, और इधर क्या है? डेली का वर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा फार्मूला है रीऑर्डर लेवल और अनसर्टेनिटी है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम गिवन है आपका। तो आपका जो लीड टाइम गिवन है वो क्या है? 8 वीक्स। क्या जी? 8 वीक्स। 8 वीक्स। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 150 यूनिट्स पर डे से, क्या डे और वीक आपस में कटेगा? नो सर, नहीं कटेगा। ये भी कर दो। ठीक है जी। अब दो चीजें हैं, या तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लूं कितने से? 7 डेज पर वीक। 7 डेज पर वीक, तो ये डे से कट जाएगा और अल्टीमेटली आंसर किस में आ जाएगा? 15 7 105 1050, 15 7 105,000 1050 यूनिट्स इंटू 8 वीक्स पर वीक इंटू 8 वीक्स। या तो मैं ये काम कर लूं, या फिर मैं 8 को 7 डेज पर वीक से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये वीक से कट जाएगा और फिर डेज बाद में कट जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों से आंसर क्या आ जाएगा? 8400 यूनिट्स। डन हो गया। किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वीक्स को कन्वर्ट कर ले डेज में, चाहे यूजेज पर डे को यूजेज पर वीक में कन्वर्ट कर ले, करना वही काम पड़ेगा। डन हो गया। ये आपका आ गया 8400 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल ऑफ व्हाट? अब यहां पे डेली यूजेज था, यहां पे वीक्स था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है। इतनी छोटी सी मिस्टेक जो है, आपको क्वेश्चन आता हुआ होगा और वो गलत करके आ रहे होंगे, और स्टूडेंट ये काम करता है। क्या करता है? हाँ जी, ये मैक्सिमम वीकली यूजेज हो जाएगा। क्या? अभी तो यूजेज डेली है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यूनिट्स में ये वीकली यूजेज बन जाएगा। आप चुप करके इस तीरों को अलग-अलग से करके लाइक विद लाइक कर लें। क्या कर लें? सबसे पहले स्टेप पे आप लाइक विद लाइक, तीनों लेवल्स को लाइक विद लाइक करें। आप कहें कि मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम आपके 100 है, 120 है एंड 150 है। इन सब को 7 से क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें,
तो आपका वीकली यूजेज आ जाएगा 700, 12 7 840, 15 7 105, 1050। अब ये जब चीज आ जाएगी ये, और फिर 7 वीक्स हैं, 8, 10 और 12। अब ये लाइक विद लाइक हो गया। अब ये भी वीक्स में आ गई है और ये भी वीक्स में आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हुआ। अब आप सेफ्टी स्टॉक मालूम कर लेंगे। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल 8400 है माइनस एवरेज यूजेज 840 सिर्फ 10। है क्या आ रहा है? 840 ज़रब 10 क्या आया? 0 आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 0 आ गया। मीन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फासला बहुत ज्यादा है ना बेटा, इसकी चीज बहुत ज्यादा फासले के ऊपर है, 1050 यूनिट्स। तो सेफ्टी स्टॉक 0 आ गया तो कोई मसला नहीं है, डन हो गया। जब आप रीऑर्डर लेवल हाई सेट कर लेंगे, उसको यूज करते हुए एक लेवल पर आएंगे, तो अगर वो आपका लेवल ही इतना एवरेज यूजेज है ही उसके बराबर, तो सेफ्टी स्टॉक एज सच मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं है तो नहीं है। चलो मेंटेन करवा दूं फिर ना करवाऊं? चलो जाने दो। तो ये लेक्चर को छोड़ दो तुम। आप ना देखें कि ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चंस करने। ठीक है जी। अच्छा, अब उसी तरह का क्वेश्चन आ गया बेटा, अगला क्वेश्चन। मिनिमम एवरेज यूजेज और सारी चीजें मौजूद हैं। अब आपको मुख्तलिफ चीजें मालूम करनी है। उस्मान लिमिटेड शोज डिटेल्स रिलेटिंग टू इट्स फिनिश गुड परचेज ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है बच्चों, क्या जी बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस है। आपको क्या क्या कुछ मालूम करना है? रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम इज 12,000 यूनिट्स। मीन्स आपको क्वांटिटी दे दी है। अब आपको ये सारी चीजें मालूम करनी है। रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और एवरेज स्टॉक, इनके फार्मूलाज हम सारों के पढ़ चुके होंगे। पढ़ चुके हैं ना? अब उसकी प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। अगर ये एग्जाम्पल टाइप चीजें, ये स्टडी टेक्स्ट से मिलती जुलते क्वेश्चन है, क्या लें, लेकिन स्टडी टेक्स्ट के नहीं। जान हो गया? चलें जी। कौन सी? तो देखते हैं ना क्या करना है बेटा। अब अगली बात, आप ये पढ़ रहे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी का क्या करना है। क्वेश्चन में यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो बात ये है कि चीजों को पहले से नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और बच्चों बताओ रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रीऑर्डर लेवल है? अच्छा, ये देख के बताओ क्या क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी है? अनसर्टेनिटी है, लीड टाइम या यूजेज फर्क है, एनीथिंग, कोई एक भी चीज है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। डन? जब अनसर्टेनिटी है तो रीऑर्डर लेवल क्या होगा? मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम। अब जब तक आप फार्मूलाज नहीं लिखेंगे ना सही वाले, आप कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते हैं। जिस जिस चैप्टर में फार्मूलाज हैं उन चैप्टर्स में क्या करें? फार्मूलाज लिखें। आप लिखेंगे फिर सही काम कर सकेंगे, नहीं लिखेंगे सही काम नहीं कर सकेंगे। तो ये अपनी प्रैक्टिस बना लें, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको EOQ का भी फार्मूला शॉर्ट सिखाया है। केड़ा बंदा कह रहा है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिखो। इतना लिखने का तो टाइम है ही नहीं। क्या ये भी नहीं लिखा जा सकता 2COD/CH? ये लिखने में कितना टाइम लगता है? ठीक, लेकिन लिखो और फिर चीजें उठाकर लेकर आओ। बस पता होना चाहिए क्या क्या कुछ चाहिए।
ठीक है जी, री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम। क्वेश्चन में देखो मंथली यूजेज है, लीड टाइम किस में है, मंथ में है, लाइक विद लाइक चल रहा है, 5000 ज़रब 2, 10,000 यूनिट्स, 5000 पर मंथ और 2 मंथ से कट गया, आंसर ये आ गया। सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज, एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल 10,000 है, माइनस एवरेज यूजेज 4200 इंटू 1.5, ये 6300 क्या चीज बता रहे हो, क्या आंसर आया सेफ्टी स्टॉक का, 3700 यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया। अगला चीज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपको सिखाया था कि रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर किया जाएगा, उसके बाद कुछ ये मिनिमम यूजेज करेगा, मिनिमम लीड टाइम में, और फिर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। अक्सर बुक्स के अंदर क्वांटिटी पहले लिखी होती है, अगर आप तरतीब से करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं तो आप ऐसे देख लेंगे। रीऑर्डर लेवल आपका कितना होगा, 10,000 माइनस मिनिमम यूजेज 3500 ज़रब 1 प्लस ऑर्डर क्वांटिटी आ गई बेटा, कितने यूज होनी है, कितने ना कितने यूज होनी है, 12,000 ऑर्डर क्वांटिटी जो आपको मिल जाएगी। आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, 18,500 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री यहां पर जानी चाहिए। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल आपको बताया था कि ये सेफ्टी स्टॉक के बराबर होता है। इतना बताया था कि मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक एक ही चीज के दो नाम है, फिर हो ही था, पढ़ाया थी। तो बस बताओ कि ये फाइंड हो चुका हुआ है कि ये सेफ्टी स्टॉक के बराबर ही है। कितना, 3700। और एवरेज स्टॉक जब आपका सेफ्टी स्टॉक आ जाता है तो Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है आपका इन्वेंट्री लेवल। ये भी हमने पढ़ा था। क्वांटिटी हमारी 12,000 है, तकसीम 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 3700 है, ये आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।